तो शुरुआत करते हैं आज नए नए बुक के साथ। तो हम बुक पढ़ेंगे आज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। कौन सी भाई? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ स्विच गियर या फिर प्रोटेक्शन ऑफ स्विच गियर। अब जरा देखिए प्रोटेक्शन ऑफ स्विच गियर। तो बुक की हम एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को एनालाइज करते हुए चलेंगे। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में पहला पार्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन के लिए है। तो इंट्रोडक्शन जिसमें कुछ फॉल्टों का वर्णन करा गया है। किसका? फॉल्टों का वर्णन करा गया है। तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, पहले कुछ जान लेते हैं बेसिक चीजों के बारे में। देखो एक चीज होती है एबनॉर्मल कंडीशन। पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक। क्या भाई? इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम एबनॉर्मल कंडीशन। पहले लिखता हूं तब समझना उस चीज को। मैंने लिखा है एब नॉर्मल। कौन सी भाई? एब नॉर्मल कंडीशन, एब नॉर्मल कंडीशन ऑफ पावर सिस्टम। किसमें भाई? पावर सिस्टम। एब नॉर्मल कंडीशन ऑफ पावर सिस्टम। तो एब नॉर्मल कंडीशन को हम सामान्य कंडीशन बोलते हैं। पहली बात ये कि एब नॉर्मल का मतलब क्या है। एब नॉर्मल कह रहा हूं मैं, ये एक फॉल्ट से संबंधित प्रोटोटाइप है। किससे भाई? फॉल्ट से संबंधित वाक्य है। मतलब कि यदि मेरे किसी भी पावर सर्किट में फॉल्ट हो जाए और फॉल्ट ऐसा हो जाए कि उससे ज्यादा डैमेज ना हो, डैमेज की कंडीशन हम इंसुलेशन के रेस्पेक्ट में मान के चलेंगे। एक नॉर्मल, एब नॉर्मल है, एक नॉर्मल कंडीशन। देखिए एब नॉर्मल कंडीशन में मैं कहूं कि यदि मेरे पास फॉल्ट हुआ और फॉल्ट होने की कंडीशन में उसका इंसुलेशन फेलियर नहीं हुआ, इंसुलेशन फेलियर नहीं हुआ, इंसुलेशन फेलियर होता है तो वो कंडीशन होगी नॉर्मल की। और यदि मेरे फॉल्टी कंडीशन, वो कंडीशन बनेगी फॉल्टी कंडीशन। लेकिन यदि इंसुलेशन फेलियर नहीं होता है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम एब नॉर्मल कंडीशन ऑफ पावर सिस्टम। एब नॉर्मल कंडीशन पावर सिस्टम, ये है हमारे पास फॉल्ट अकर, फॉल्ट अकर्स। ये जब होता है फॉल्ट अकर्स और इसमें क्या होता है? इंसुलेशन फेलियर नहीं होता है। इंसुलेशन नॉट फेलियर, इंसुलेशन फेलियर नहीं होता है इसमें भाई। इंसुलेशन फेलियर नहीं होता है। क्या नहीं होता? इंसुलेशन फेलियर नहीं होता है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एब नॉर्मल कंडीशन ऑफ पावर सिस्टम। देखिए कुछ कंडीशन कैसे हो सकती है। पहली कंडीशन देखिए ओवर वोल्टेज कंडीशन की। ओवर वोल्टेज कंडीशन, जरा एक चीज ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं कंडीशन, मैंने फॉल्ट नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं कंडीशन। ये कंडीशन हो सकती है, कुछ समय के लिए होती है फिर दब जाती है, कुछ समय के लिए होती है फिर दब जाती है। फॉल्ट तो हो सकता है, लेकिन यदि ज्यादा समय तक रहे तो, कुछ समय तक रहे तो एक कंडीशन बन सकती है एबनॉर्मल। और उस समय तक जब तक हमारा इंसुलेशन फेलियर नहीं होता है। ये फॉल्टों की श्रेणी में नहीं है, ये कंडीशन की श्रेणी में है। तो जैसे कि एबनॉर्मल कंडीशन, कौन सी भाई? एबनॉर्मल कंडीशन एक होती है अंडर वोल्टेज कंडीशन। मैं लिख सकता हूं इसको अंडर वोल्टेज कंडीशन। कौन सी भाई? अंडर वोल्टेज कंडीशन। एक हो सकती है ओवर करंट कंडीशन। तीसरी देखिए हो सकती है ओवर करंट कंडीशन। कौन सी हो सकती है? ओवर करंट कंडीशन। करंट तो लिख दो। ओवर करंट कौन सी हो सकती है भाई? कंडीशन ओवर करंट कंडीशन हो सकती है। एक हो सकती है ओवर या अंडर पावर करंट सी कंडीशन। एक हो सकती है ओवर एंड अंडर पावर कंडीशन। ये कौन सी हो सकती है? ओवर एंड द अंडर पावर कंडीशन। ये बहुत सारी कंडीशन है, मैं फिर भी आपको बता देता हूं। एक इसी में हो सकती है ओवर ही लिख लो, ओवर एंड अंडर फ्रीक्वेंसी। कौन सी भाई? फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ओवर एंड
अंडर फ्रीक्वेंसी ओवर करंट या अंडर सिस्टम हो सकती है, ओवरलोड कंडीशन हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, ओवरलोड। ये सब एक फॉल्ट के छोटे मोटे रूप है। ओवरलोड कंडीशन हो सकती है, ओवरलोड कंडीशन हो सकती है, ओवर टेम्परेचर हो सकती है, ओवर टेम्परेचर की कंडीशन हो सकती है। ये सभी आपको याद रखनी है। पावर स्विंगिंग की हो सकती है, इनेबिलिटी की हो सकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एबनॉर्मल की कंडीशन में आती हैं। याद सिर्फ आपको इतना रखना है, वह कंडीशन जहां पर इंसुलेशन फेलियर ना हो, विदाउट इंसुलेशन फेलियर कंडीशन इज अकर दिस इज कॉल्ड बाय दिस एबनॉर्मल कंडीशन इन पावर सिस्टम। वो पावर सिस्टम में क्या कहलाती है, एबनॉर्मल कंडीशन कहलाती है। जब इंसुलेशन फेलियर नहीं हुआ हो और फॉल्ट की कंडीशन कुछ अगर हुई हो तो उसको बोला जाता है एबनॉर्मल कंडीशन। क्या बोला जाता है भाई उसको, एबनॉर्मल कंडीशन। तो आगे देखिए, ये हमारे पास स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का बेसिक है भाई साहब, ये जानना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखते रहिए। अब मैं बात करता हूं जहां पर इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, उसको बोला जाता है फॉल्टी कंडीशन। क्या बोला जाता है उसको भाई, फॉल्टी कंडीशन। जहां पर इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, ये है हमारे पास एबनॉर्मल। यदि वो आपको लिख के दे दे कि बताइए एवरेज क्या नाम है, कुछ समय के लिए हमारे पास वोल्टेज चेंज हुआ और वोल्टेज चेंज होने के बाद इंसुलेशन मामूली सा डैमेज हुआ, तो बताइए कौन सी कंडीशन है वो भाई सब, एबनॉर्मल कंडीशन है, फॉल्टी कंडीशन नहीं है। करंट ज्यादा हुई तो बताइए कौन सा कंडीशन है, करंट एक लिमिट से ज्यादा लिमिट तक गई तो कौन सी कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है, ना कि फॉल्ट कंडीशन है। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, एबनॉर्मल कंडीशन है, ना कि फॉल्टी कंडीशन। अब बात करते हैं देखिए फॉल्टी कंडीशन की। इसकी बात करते हैं भाई हम फॉल्टी कंडीशन की। फॉल्टी कंडीशन में क्या हो सकता है, इंसुलेशन इंसुलेशन फेलियर हो जाता है। दिस कंडीशन इन दिस फॉल्ट अकर, यदि किसी कंडीशन में फॉल्ट अकर हुआ था, फॉल्ट अकर हुआ है और व्हेन इंसुलेशन इज फेलियर, और इंसुलेशन क्या हो जाता, फेलियर हो जाता, देन कंडीशन इज कॉल्ड बाय दिस फॉल्टी कंडीशन। कुछ क्या बोलेंगे हम उसको, फॉल्टी कंडीशन। फॉल्ट अकर हुआ, इंसुलेशन फेलियर हुआ, तो कंडीशन कौन सी बनेगी, फॉली फेल, कौन सी, फॉल्टी कंडीशन। देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट कंडीशन, पहली बन सकती है हमारे पास ओपन सर्किट फॉल्ट कंडीशन। ये बहुत ही बेहतरीन बेसिक है जिससे आप स्विच गियर को बहुत अच्छे से समझोगे। ओपन सर्किट फॉल्ट कंडीशन कौन सी भाई, ओपन सर्किट फॉल्ट कंडीशन, ये सारे फॉल्ट हैं। दूसरा हो सकता है हमारे पास शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कंडीशन। कौन सा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कंडीशन। एक होता है हमारे पास अर्थ फॉल्ट कंडीशन, एक हो सकती है हमारे पास अर्थ फॉल्ट कंडीशन, एक हो सकती है हमारे पास अर्थ लीकेज फॉल्ट कंडीशन, अर्थ लीकेज फॉल्ट कंडीशन। तो ये वो कंडीशन है जहां पर इंसुलेशन क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, इंसुलेशन भाई फेलियर हो जाता है। और देखिए और मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपको याद रखना है, इंसुलेशन फेलियर की कंडीशन में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अब बात कर रहे हैं हम अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट इस पर फॉल्ट के। तो ओपन सर्किट फॉल्ट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कंडीशन, अर्थ फॉल्ट कंडीशन और अर्थ लीकेज फॉल्ट कंडीशन। तो देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ दिस लिमिट, यदि मैं फॉल्ट की ही बात करूं तो देखिए फॉल्ट की मैं यदि कहता हूं कि फॉल्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, मैं कहूं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, तो अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार दो तरीके के फॉल्ट हो सकते हैं, एक परमानेंटली और एक टेम्परेरी। एक परमानेंट और एक लिख सकता हूं मैं टेम्परेरी।
परमानेंट वे हैं जो एक बार हो गए तो हो गए, और टेम्परेरी वे है जो फॉल्ट तो हुए कुछ समय के लिए, जिनकी टाइमिंग कम है और जिनकी टाइमिंग क्या फॉल्ट कंपलसरी हुए ही हुए और फॉल्ट को पूरी हमने लाइन को डिस्टर्ब कर दिया, वो परमानेंट फॉल्ट। और जो कुछ समय के लिए हुए और फिर दोबारा से ये हो गए, वो कौन से हो सकते हैं? टेम्परेरी फॉल्ट। कौन से होते हैं? टेम्परेरी फॉल्ट। अब देखिए और हमारे पास ये है अकॉर्डिंग में, अब मैं फॉल्ट का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ना, तो फॉल्ट में मेरे पास कुछ हैं। अब मैं दो चार तरीके के और बताता हूँ। पहले ये देखिए परमानेंट फॉल्ट और एक टेम्परेरी फॉल्ट। दूसरा हो सकता है, देखो इसी में आगे मैं लिख सकता हूँ सिमेट्रिकल फॉल्ट और एसिमेट्रिकल फॉल्ट। कौन से भाई? सिमेट्रिकल फॉल्ट और एसिमेट्रिकल फॉल्ट। देखिए कौन से? अकॉर्डिंग टू, चलो देखिए मैं फॉल्टों की बात कर रहा हूं तो मैं एक तो लिख सकता हूं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कौन सा लिख सकता हूं भाई? एसिमेट्रिकल। एक लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिखिए, एसिमेट्रिकल, गलत लिख गया ये, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल और एक होता मेरे पास सिमेट्रिकल। एक मेरे पास होता है सिमेट्रिकल और एक होता है मेरे पास एसिमेट्रिकल। एक कौन सा होता है भाई? मेरे पास एसिमेट्रिकल। एक होता मेरे पास एसिमेट्रिकल। कौन सा होता है भाई? एसिमेट्रिकल। देखिए इसको भी एसिमेट्रिकल करिए, सिमेट्रिकल करते हैं इसको, सिमेट्रिकल। ठीक, ये मेरे पास एसिमेट्रिकल होता। जो कंपोनेंट देखिए जिस फॉल्ट में तीनों फेज या वोल्टेज, तीनों फेज की वोल्टेज, मान लीजिए आर, ये वाई और ये वी, इनकी फेज की वोल्टेज या लाइन की वोल्टेज या लाइन की करंट या फेज की करंट, तीनों की क्वांटिटी सेम है, तीनों की क्वांटिटी सेम है और सेम फेज सीक्वेंस में है, और करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू समथिंग में सेम है, तो वो आते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट पे। किस में आते हैं? सिमेट्रिकल फॉल्ट में। एग्जांपल कौन कौन से लिखोगे? थ्री फेज, कौन सा भाई? थ्री फेज लाइन फॉल्ट, या फिर मैं लिख सकता हूं थ्री फेज ग्राउंड फॉल्ट। थ्री फेज ग्राउंड फॉल्ट। तो ये मेरे पास कुछ फॉल्ट हो सकते हैं, जो कौन से हो सकते हैं? सिमेट्रिकल। इन तीनों, इसमें थ्री फेज लाइन फॉल्ट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। और थ्री फेज ग्राउंड फॉल्ट। यदि कहे एसिमेट्रिकल फॉल्ट, एसिमेट्रिकल फॉल्ट में तीनों फेज में से किसी ना किसी फेज की या तो वोल्टेज या फिर करंट अलग अलग डायरेक्शन में होंगी या अलग अलग मैग्नीट्यूड की होंगी, उस सभी फेजों को, उस सभी फॉल्ट को क्या बोला जाएगा? एसिमेट्रिकल फॉल्ट। जैसे कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, जब लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट हो जाए, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट और लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये कैसे होते हैं हमारे पास भाई? एसिमेट्रिकल फॉल्ट। कौन से होते हैं ये? एसिमेट्रिकल फॉल्ट। इसमें एक लाइन ग्राउंड हुई है, बाकी दो लाइनों की फेज सेम है, लेकिन इसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। तो इसमें वोल्टेज तीनों फेज के कंपैरिजन में एक की वोल्टेज कम है और लेकिन करंट ज्यादा है, बाकी दो फेज की करंट क्या है? कम है, वोल्टेज ज्यादा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल फॉल्ट। क्या कहेंगे भाई इसको? एसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब देखिए एक मेरे पास होता है लो वोल्टेज, एक मेरे पास होता है लो और द अंडर वोल्टेज। कौन सा भाई? लो एंड द अंडर वोल्टेज फॉल्ट। ये मेरे पास होता है एसिमेट्रिकल। मैं कुछ ही एग्जांपल बता रहा हूँ बेसिस के, वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। एक मेरे पास होता है, देखिए कौन सा? लो एंड द अंडर वोल्टेज फॉल्ट। कौन सा होता है भाई? लो एंड अंडर वोल्टेज फॉल्ट। पहला फॉल्ट देखिए इसमें कौन सा हो सकता है? शॉर्ट सर्किट। कौन सा? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पहला फॉल्ट हो सकता है इसमें।
शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। कौन सा भाई? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दूसरा कौन सा होता है? मतलब दूसरा हो सकता है इसमें एक्साइटेशन फॉल्ट, एक्साइटेशन फेलियर फॉल्ट। कौन सा भाई? एक्साइटेशन फेलियर फॉल्ट। मतलब कि वह फॉल्ट जिसमें वोल्टेज बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो और करंट की वैल्यू ज्यादा हो, उसको बोलेंगे हम लो एंड द अंडर वोल्टेज फॉल्ट। यदि क्वेश्चन आ जाए कि बताइए लो वोल्टेज फॉल्ट की श्रेणी में कौन सा आता है, तो शॉर्ट सर्किट और एक्सटर्नल एक्साइटेशन फेलियर फॉल्ट। देखो जब शॉर्ट होएगा, जब लाइन कभी भी शॉर्ट होगी तो उसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू लगभग बहुत कम होती है, जीरो के बराबर मान के चलते एजम्पशन में। तो इसीलिए हम इस फॉल्ट को क्या बोलेंगे? लो एंड द अंडर वोल्टेज फॉल्ट। एक मेरे पास होता है एक्साइटेशन फेलियर फॉल्ट। अब अल्टरनेटर की, यदि अल्टरनेटर की एक्साइटेशन वोल्टेज एक्साइटेशन को आप जीरो कर दोगे या फेल हो जाए, तो फार्मूला क्या होता है? E बराबर के फाई एन। फाई जीरो हो गया तो E भी बराबर भी जीरो होगा। तो उस कंडीशन में उस फॉल्ट को क्या बोला जाएगा? लो वोल्टेज एंड द अंडर वोल्टेज फॉल्ट। कौन सा बोला जाएगा? अंडर वोल्टेज फॉल्ट। अब जरा देखिए, एक फॉल्ट होता है हमारे पास रिवर्स पावर फ्लो फॉल्ट। एक फॉल्ट होता है हमारे पास रिवर्स पावर फ्लो फॉल्ट। एक हमारे पास होता है रिवर्स पावर फ्लो फॉल्ट। देखिए ये फॉल्ट जब अकर होता है, ये फॉल्ट जब अकर होता है जब एक्साइटेशन फेलियर हो जाए। रिवर्स, देखिए लिखा हुआ क्या है? रिवर्स पावर फ्लो फॉल्ट। यदि मेरे पास कोई अल्टरनेटर है, मैं बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, ये मान लीजिए जनरेटर है जो बस बार से जुड़ा हुआ है। ये है भाई बस बार। क्या है ये? बस बार। बस बार से ये अल्टरनेटर जुड़ा हुआ है। अब जरा देखिए, यदि इसका फेल हो जाए, इसका एक्साइटेशन फेल हो जाए, तो यह ग्रिड को जब सप्लाई दे रहा था, अब इस ग्रिड से सप्लाई लेने लग जाएगा। अब इस ग्रिड से सप्लाई लेने लग जाएगा। इसी फॉल्ट को, अभी हमारे पास फॉल्ट नहीं अगर हुआ, एक्साइटेशन फेल हुआ है। क्या हुआ है? एक्साइटेशन फेल हुआ है। इसी फॉल्ट का दूसरा नाम क्या होता है? रिवर्स पावर फ्लो फॉल्ट। पहले ये जनरेटर का काम कर रहा था, अब कर रहा है मोटर का काम, और इसी फॉल्ट को क्या बोला जाएगा? रिवर्स पावर फ्लो फॉल्ट। क्या बोला जाएगा? रिवर्स पावर फ्लो फॉल्ट। याद रखना है इसको। क्वेश्चन बन सकता है कि रिवर्स पावर फ्लो फॉल्ट की कंडीशन में कब होता है? जब हमारा एक्साइटेशन फेल हो जाता है। और यह कंडीशन सिर्फ जब अकर होती है जब हमारा अल्टरनेटर ग्रिड से जुड़ा हो। जब हमारा अल्टरनेटर ग्रिड से जुड़ा हो, और यदि अल्टरनेटर ग्रिड से नहीं जुड़ा है और एक्साइटेशन फेल हो जाता है, तब हम इस फॉल्ट को रिवर्स पावर फ्लो फॉल्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस समय में हमारा जनरेटर क्या हो जाएगा? बंद ही हो जाएगा। आगे देखिए, और हमारे पास होता है हाई वोल्टेज फॉल्ट। और कौन सा हो सकता है? मैं लिख सकता हूं हाई वोल्टेज फॉल्ट। तो हाई वोल्टेज फॉल्ट में कौन सा हो सकता है? पहला फॉल्ट हो सकता है सर्ज एब्जॉर्ब या सर्ज फॉल्ट। कौन सा हो सकता है भाई? सर्ज फॉल्ट। कौन सा हो सकता है? सर्ज फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट किसना हो सकता है? ओवर स्पीड। कौन सा हो सकता है? ओवर स्पीड फॉल्ट। तीसरा हो सकता है ओवर एक्साइटेशन फॉल्ट। ओवर एक्साइटेशन फॉल्ट भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है? ओवर एक्साइटेशन फॉल्ट भी हो सकता है। या फिर लोड स्विच ऑफ की कंडीशन में भी बन सकता है। या फिर मैं कह सकता हूं कि जब मेरे पास लोड स्विच ऑफ की कंडीशन आ गई है, ये मेरे पास होते हैं हाई वोल्टेज फॉल्ट। कौन से होते हैं? हाई वोल्टेज फॉल्ट। इसी में मैं यहीं को लिख रहा हूँ, साइड में दिखाई। हाँ, इसी में देखिए, एक मेरे पास होता हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन। हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन में कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं? यदि ये फॉल्ट की श्रेणी में है, हाई फ्रीक्वेंसी किसके कारण हो सकती है? जब मैं स्पीड को इंक्रीज कर दूं, बहुत ज्यादा स्पीड को बढ़ा दूं, या तो तब कंडीशन ऐसी बन सकती है। किसकी बना सकता हूं? या फिर मैं ऐसे जब कर सकता हूं, मेरे पास प्राइम मूवर फेल हो जाए। भाई बात तो वही है, लेकिन यहाँ स्पीड को है जो मैं स्पीड को जानबूझकर बढ़ा रहा हूँ। कैसे बढ़ा रहा हूँ? जानबूझकर बढ़ा रहा हूँ। और एक मेरे पास स्पीड ये हो सकती है जब मैं प्राइम मूवर की स्पीड को बढ़ा दूं। प्राइम मूवर
कौन सा भाई, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, ये फॉल्ट तब अकर हो सकता है। अब देखिए एक और हमारे पास और कौन कौन से फॉल्ट होते हैं भाई, और कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट होता। अब देखिए एक और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओपन सर्किट फॉल्ट। कौन सा भाई, ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट में आप जानते होंगे रेसिस्टिविटी कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। ओपन सर्किट फॉल्ट में रेसिस्टिविटी कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। ओपन सर्किट फॉल्ट में करंट कितनी हो जाती है भाई, जीरो। करंट कितनी हो जाती है, जीरो। वोल्टेज कितनी हो जाती है, VI, और उससे ऊपर भी पहुंच सकती है। तो ये होता है ओपन सर्किट फॉल्ट। महत्वपूर्ण बात यह है कि ओपन सर्किट फॉल्ट का दूसरा नाम क्या है, ओपन सर्किट फॉल्ट को याद रखना है भाई, ब्रेकअप फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको, ब्रेकअप फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेकअप किसके नाम से, ब्रेकअप फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, ओपन सर्किट फॉल्ट को ब्रेकअप फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, एक मेरे पास होता है अर्थ और ग्राउंड लीकेज फॉल्ट। एक होता है अर्थ और ग्राउंड लीकेज फॉल्ट। अर्थ और ग्राउंड लीकेज फॉल्ट। अर्थ और ग्राउंड लीकेज फॉल्ट। देखिए यदि ऐसा होता है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है भाई, ये भी आप जानते होंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अर्थ फॉल्ट क्या है और ग्राउंड फॉल्ट क्या है। मैं इसको दोबारा इसीलिए बता रहा हूं मिक्स करके कि यदि कभी अर्थ फॉल्ट हो जाए, क्या हो जाए, लीकेज फॉल्ट हो जाए। यदि कभी लीकेज फॉल्ट हो जाए तो फॉल्ट करंट लीकेज रेसिस्टेंस पर डिपेंड करती है कि लीकेज रेसिस्टेंस कितना है। लेकिन यदि लीकेज रेसिस्टेंस के साथ पार्शियली अर्थ फॉल्ट भी हो जाए तो फॉल्ट करंट लीकेज और अर्थ रेसिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी, अर्थ रेसिस्टेंस और लीकेज रेसिस्टेंस दोनों पर फॉल्ट करंट डिपेंड करेगी। इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं कौन सा, अर्थ और ग्राउंड फॉल्ट। अर्थ ऑफ कौन सा, अर्थ और ग्राउंड लीकेज फॉल्ट। यदि अर्थ फॉल्ट हो जाए, कुछ पार्शियली लीकेज होता है, या फिर लीकेज हो जाए कुछ पार्शियली अर्थ हो जाए, तो दोनों के रेसिस्टेंस के ऊपर ही फॉल्ट करंट डिपेंड करेगी। दोनों के रेसिस्टेंस पर ही फॉल्ट करंट डिपेंड करेगी। अब जरा देखिए ये किस कंडीशन के कारण हो सकता है, यदि मुझे की बताइए ऐसा कब हो सकता है, या तो अर्थ लीकेज हो जाए, या ग्राउंड लीकेज हो जाए, या इंसुलेशन लीकेज हो जाए। तो ऐसा कंडीशन में जब हो सकता है, पहला यदि इंसुलेशन फेलियर हो जाता है, इंसुलेशन पार्शियली फेलियर। इंसुलेशन कुछ आंशिक रूप से या तो जमीन से टच हो जाए, या फेलियर हो जाए, या क्रॉस आर्म से टच हो जाए, या फिर क्रॉस आर्म से टच हो जाए, या फिर वायर हमारा जमीन से मिल जाए, या फिर किसी अर्थिंग वायर से हमारा वायर मिल जाए। इन सभी कारणों के कारण क्या हो सकता है, अर्थ लीकेज या अर्थ ग्राउंड फॉल्ट अकर हो सकता है। किसमें भाई, ट्रांसमिशन लाइन में हो सकता है। देखिए आगे, देखिए शॉर्ट सा एक हमने पढ़ा है, यहां से मैं हटा रहा हूं। एक हमारे पास होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में थोड़ा सा देखिए, पढ़ा तो मैं पहले आपको चुका हूं, लेकिन देखिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में देखिए। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाता है तो भाई साहब जो फॉल्ट करंट होती है, क्या होती है, फॉल्ट करंट प्रीपोर्शनल टू होती है 1 के इम्पीडेंस के। किसके प्रीपोर्शनल होती है, 1 के इम्पीडेंस के। जितना इम्पीडेंस ज्यादा होएगा फॉल्ट करंट उतनी ही कम होगी। लेकिन याद रखना है, जब कभी भी ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो जाए, फॉल्ट हो जाए, क्या हो जाए, फॉल्ट हो जाए, तो जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन की, या फिर जिससे हम पावर सेंड कर रहे हैं सब स्टेशन की, कभी भी भाई सब MVA और उसकी कॉस फाई कभी भी डिपेंडेंट नहीं करेंगी। किसके लिए, फॉल्ट इम्पीडेंस या फॉल्ट करंट के लिए। किसके लिए भाई, फॉल्ट करंट के लिए। ये कांस्टेंट बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे भाई, ये कांस्टेंट बने रहेंगे। MVA रेटेड पावर, ध्यान रखना है, रेटेड पावर और कॉस फाई दोनों के दोनों फॉल्ट कंडीशन में कांस्टेंट बने रहेंगे। कब, जब फॉल्ट मेरा कौन सा है भाई, शॉर्ट सर्किट है। कौन सा फॉल्ट है भाई, जब मेरे पास शॉर्ट सर्किट है। ये आपको याद रखना है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में
फॉल्ट करंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टोटल इंपीडेंस के, लेकिन उस कंडीशन में जो हमारे पास सिस्टम होता है उसकी एमवीए पावर और कॉस फाई इंडिपेंडेंट होते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से। तो आगे देखेंगे इंडिपेंडेंट उस समय है जिस समय फॉल्ट हुआ है। तो आगे देखिए, तो देखिए ये हमारे पास कुछ फॉल्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं और उन फॉल्टों के कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको इन्हीं के साथ याद रखनी है। मैं कहूं कि बताइए ब्रेकअप फॉल्ट कौन सा, बताइए कि किस फॉल्ट पर पावर इफेक्ट और एमवीए पावर कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, लो वोल्टेज पावर फॉल्ट कौन सा है, पावर रिवर्स पावर फॉल्ट कौन सा, कुछ भी बन सकता है भाई। तो आगे देखते हैं हम, एक हमारे पास होती है स्टेबिलिटी। क्या होती है भाई, स्टेबिलिटी। ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट कंडीशन में मैं दो चीज को कंसीडर कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि फॉल्ट की कंडीशन में, किसकी कंडीशन में, फॉल्ट की कंडीशन में मेरी ट्रांसमिशन लाइन कितनी रिलायबल है और कितनी। तो बात कर रहे हैं हम स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी और फॉल्ट करंट के बीच का रिलेशन। देखिए मैं कहूं कि मेरे पास 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है मेरे पास स्टेबिलिटी, एक है मेरे पास स्टेबिलिटी, दूसरा है मेरे पास रिलायबिलिटी, एक है मेरे पास इंपेडेंस, फॉल्ट इंपेडेंस भी मान सकता हूं मैं इसको, एक मेरे पास होता है फॉल्ट इंपेडेंस, और एक लिख सकता हूं मैं फॉल्ट करंट। क्या लिख सकता हूं मैं भाई इसको, फॉल्ट करंट। क्या लिख सकता हूं भाई मैं इसको, फॉल्ट करंट। एक दो लाइन तुझे हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो आदमी, अरे किसी को पढ़ा क्या नाम है इंजीनियरिंग। फॉल्ट करंट, और कौन सा लिख सकता हूं मैं, फॉल्ट करंट, या फिर मैं इसको लूप इंपेडेंस भी। देखिए स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी और फॉल्ट इंपेडेंस और फॉल्ट करंट का रिलेशन देखिए। मान लीजिए किसी भी पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल्ट हुआ, तो आप जानते होंगे कि फॉल्ट करंट डिपेंड करती है इंपेडेंस पर, इंपेडेंस के डी प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यह है कि जितना ज्यादा किसी भी ट्रांसमिशन लाइन या किसी भी सर्किट का इंपेडेंस होएगा उसकी फॉल्ट करंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होएगी, और फॉल्ट करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होएगी वो सर्किट उतना ही कम रिलायबल होएगा और उतना ही कम क्या होएगा, स्टेबल होएगा, उतना ही कम स्टेबल होएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास यदि कोई इक्विपमेंट ज्यादा रिलायबल करना है और ज्यादा रिलायबल करना है और ज्यादा स्टेबल करना है तो उसका इंपेडेंस बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन याद रखो इंपेडेंस बढ़ाएंगे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप के कारण कम मिलेगा। इसीलिए आज के समय में कुछ ऐसे अल्टरनेटरों का डिजाइन करा जाता है जो 8 से 16% तक इंपेडेंस की वैल्यू रखते हैं, इंपेडेंस की वैल्यू रखते हैं। देखिए मैं इनका यदि रिलेशन निकालूं तो स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है रिलायबिलिटी की। वह कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या सर्किट या अल्टरनेटर कोई भी, जितनी ज्यादा रिलायबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होएगा। तो मैं कह सकता हूं कि रिलायबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई, स्टेबिलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी के। और जो मेरे पास स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है, मैं लिख सकता हूं इसको लूप इंपेडेंस के। किसके लिख सकता हूं, लूप इंपेडेंस के। इसका मतलब यह हुआ जिस सर्किट का लूप इंपेडेंस जितना ज्यादा होगा, लूप का मतलब मैं यहाँ इससे कह रहा हूं कि फॉल्ट होने की कंडीशन में जो मेरे पास टोटल इंपेडेंस आएगा उसे बोला जाएगा लूप इंपेडेंस। उसको क्या बोला जाएगा, लूप इंपेडेंस। और लूप इंपेडेंस प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, और स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है रिलायबिलिटी के, और ये सारे के सारे डी प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, फॉल्ट करंट के। ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं भाई, फॉल्ट करंट के। तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो कि जिस सर्किट में जितनी ज्यादा फॉल्ट करंट होगी उतनी ही कम रिलायबिलिटी होगी, उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी और उतना ही कम लूप इंपेडेंस होएगा। और फॉल्ट करंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा रिलायबल होएगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होएगा और उतना ही ज्यादा क्या होएगा,
हमारे पास उसका इम्पीडेंस होएगा। तो इन तीनों को आप रिलेशन बना के याद रखना है। क्या याद रखना? इन तीनों का रिलेशन बूझा जा सकता है कि बताइए कि फॉल्ट करंट का स्टेबिलिटी से रिलेटिव से क्या संबंध है। अब देखिए मेरे पास फॉल्ट होते हैं, ध्यान से देखना भाई। अब हम मेन टॉपिक पर डिपेंड करते हैं, ट्रांसफर। फॉल्ट देखिए, फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं। देखो पहले नंबर पर फॉल्ट देखो, पहले नंबर पर जो फॉल्ट होता, मैं कहूं कि पहले नंबर पर एक मेरे पास होता है ओवरलोड फॉल्ट। पहला हो सकता है भाई कौन सा हो सकता है? ओवरलोड फॉल्ट। पहला हो सकता है मेरे पास ओवरलोड फॉल्ट, मैंने इसको लिख लिया ऐसे। फिर दूसरा मेरे पास होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दूसरा मैं इधर को लिखूं, यहां से लिख सकता हूं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। कौन सा? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तीसरा हो सकता है मेरे पास, ये मैंने लिखा है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तीसरा हो सकता है लाइन टू लाइन फॉल्ट। तीसरा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को लिख लीजिए लाइन टू ग्राउंड। तीसरा हो सकता है मेरे पास लाइन टू लाइन फॉल्ट। कौन सा हो सकता है? लाइन टू लाइन फॉल्ट। इसको लिख सकता हूं मैं भाई लाइन टू लाइन। चौथा हो सकता है मेरे पास लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। कौन सा भाई? टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। कौन सा हो सकता है? टू लाइन